डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल। जैसे कि हमने पहले यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के सिद्धांतों के बारे में हमें काफ़ी जानकारी दी। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल की डिस्कवरी की? तो लीजिए जानते हैं। 1784 में जॉन मिशेल नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जिक्र किया। उनका कहना था कि अगर किसी भी वस्तु की डेंसिटी सूर्य के समान हो जाए और इसका रेडियस सूर्य के डायमीटर के मुकाबले 500:1 में हो जाए तो वह वस्तु यूनिवर्स में ब्लैक होल बन जाता है। 1958 में जब डेविड फिंकलस्टाइन ने इवेंट होरिज़न का खोज किया तो यह एक ऐतिहासिक पल के रूप में इतिहास में लिखित हो गया। ये जो इवेंट होरिज़न है, ये ब्लैक होल का वह जगह है जहां से कोई भी वस्तु एक बार चला जाए तो वह वापस लौटकर इस ब्रह्मांड में नहीं आती। परंतु यहाँ इतनी बड़ी खोज होने के बाद भी ब्लैक होल को सिर्फ किताबी थ्योरी के रूप में वैज्ञानिक देखते हैं। श्वार्ज़शील्ड रेडियस ये ब्लैक होल के संरचना का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपादान है। श्वार्ज़शील्ड ने ही सबसे पहले इसे खोज कर निकाला था। इसका मुख्य काम इवेंट होरिज़न की व्यास को एक निर्धारित अंकों में नापकर प्रकाश करना है। ये इवेंट होरिज़न की एक निर्दिष्ट माप को भी स्थिर करता है। माना जाता है कि जब श्वार्ज़शील्ड रेडियस का माप अगर बढ़ जाए तो ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी प्रकाश के तेज़ी से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस व्यास को हिसाब करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ब्लैक होल 1600 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी पर किसी भी तरह की असर पहुंचा सकने वाला या नुकसान पहुंचा सकने वाला ब्लैक होल हमारे सौरमंडल से बहुत दूर है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन एक चीज़ बाहर निकल सकती है, रेडिएशन। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे जैसे ब्लैक होल रेडिएशन बाहर फेंकता है वैसे वैसे अपना मास खो देता है। यह प्रक्रिया आखिर में ब्लैक होल को मारने की क्षमता रखती है। दोस्तों, ब्लैक होल के तथ्यों के मूल केंद्र बिंदु में मौजूद है ये सिंगुलैरिटी। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। सिंगुलैरिटी ही है जो ब्लैक होल के अंदर रहकर उसे रहस्यमयी बनाता है। अगर हम किसी को पूछें कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है तो शायद उसका जवाब ब्लैक होल होगा। वास्तविक में ये जवाब सही नहीं है। सिंगुलैरिटी ही सबसे अनसुलझी और अनजानी बात है इस पूरे विश्व में। किसी को नहीं पता कि सिंगुलैरिटी में परिणत होने के बाद उस वस्तु का शरीर क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिंगुलैरिटी में परिणत होने के बाद वह वस्तु कई आयामी हो जाती है या उनकी मल्टी डायमेंशनल हो जाती है। खैर, ये थोड़ा अलग विषय हो गया, इसलिए हमारे मुख्य विषय पर आते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो सिंगुलैरिटी इस संसार का एक सबसे छोटा एकक है। ये परमाणु से भी छोटा है। आधुनिक वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल अलग अलग आकार के हो सकते हैं। स्पिनिंग ब्लैक होल्स, इलेक्ट्रिकल ब्लैक होल्स एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रिकल ब्लैक होल्स। उसके प्रकार ब्लैक होल से निकलती ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। एक्रेशन डिस्क ये ब्लैक होल से संरचना का चौथा सबसे महत्वपूर्ण उपादान है। ये ब्लैक होल का वह हिस्सा है जिसको हम ब्लैक होल की तस्वीरों में आमतौर पर देखते हैं। ये वास्तव में तारकीय चीज़ों से बनी चपटी डिस्क आकृति का उपादान है, यानी इसका आकार एक फ्लैट डिस्क की तरह होता है। यह नियमित रूप से ब्लैक होल के अंदर समाती रहती है। इसी डिस्क की वजह से हम ब्लैक होल को देख पाते हैं। अगर ये नहीं होती तो शायद हम ब्लैक होल की तस्वीरों को भी नहीं देख सकते। ब्लैक होल हमेशा मुख्य रूप से एक निर्धारित गति में घूमता ही रहता है। यह कोई स्थिर खगोलीय चीज़ नहीं होती। इसकी गति ज़्यादातर चक्र के रूप में होती है। ब्लैक होल की असीम ताकत के कारण इसके आसपास के सभी चीज़ों की घूमने की गति चक्र के आकृति का हो जाती है। इसलिए ब्लैक होल के आसपास का स्पेस टाइम भी घूमता रहता है। इसी घूमने वाले हिस्से को इर्गोस्फीयर कहा जाता है। देखने में यह काफ़ी खूबसूरत और आकार में यह बहुत बड़ा होता है।
ब्लैक होल की थ्योरी का जन्म आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थ्योरी सापेक्षता की थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर आधारित है। यही थ्योरी के माध्यम से आज हमारे वैज्ञानिक ब्लैक होल के तथ्यों को सबके सामने उजागर करने में सक्षम रहे हैं। 1915 में आइंस्टाइन ने प्रकाश की गति को अपना मूल ढांचा बनाकर इस थ्योरी को गढ़ा था। ये थ्योरी में बेसिक फार्मूला E=mc² माना जाता है। बाद में कार्ल श्वेर्ज़शिल्ड ने ऊपर दिए गए फार्मूले का हल निकालकर ब्लैक होल की दुनिया में एक और नया अध्याय जोड़ दिया। इस हल के साथ ये भी प्रमाणित हुआ कि ऊर्जा और द्रव्यमान यानी एनर्जी और डायमीटर को आपस में बदला जा सकता है।